हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 23वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 23वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 23वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 68 का संबंध 19 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 68 का संबंध है 19 के साथ में, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 164 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 68 से यहाँ पर 19 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 68 से 19 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 68 को 4 से भाग किया गया है। यदि हम इस 68 को 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 17। अब 17 से 19 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 17 के अंदर यहाँ पर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 19। और ध्यान से देखिए 19 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 164 के अंदर है और 164 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 68 की तरह इस 164 को भी हम क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 164 को 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 41 है। अब जिस प्रकार से 17 के अंदर +2 किया गया था उसी प्रकार से इस 41 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 41 और 2 मिलकर बन जाएगा 43। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 43। और ध्यान से देखिए 43 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई आपके एग्जाम में इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 3 के बाद में 6 के बाद में 9
9 के बाद में 18, 18 के बाद में 21, 21 के बाद में 42, 42 के बाद में 45 और 45 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या 3, 3 के बाद में संख्या 6, ठीक है। तो 3 से 6 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 के आगे संख्या दी गई है 9, तो मेरे भाई 6 से यहाँ पर 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 के बाद में संख्या दी गई है 18, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 से यहाँ पर 18 कैसे बन जाएगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 9 का क्या कर दें, 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 के बाद में संख्या दी गई है 21, तो 18 से 21 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 18 और 3 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 के बाद में संख्या दी गई है 42, तो 21 से 42 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम इस 21 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 42। फिर देखिए 42 के बाद में संख्या दी गई है 45, तो 42 से 45 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 42 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 42 और 3 मिलकर बन जाएगा 45। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 45 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 2 गुना, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ 2 गुना, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ 2 गुना, फिर क्या हुआ +3। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है कैसा, देखिए गुणा 2 +3 गुणा 2 +3 गुणा 2 +3। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा गुणा 2, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 45 का क्या कर दें, 2 के साथ में गुणा कर दें। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 45 का 2 के साथ में गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 45 दुआ के हो जाएगा 90, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। और ध्यान से देखिए संख्या 90 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 8 का संबंध है 72 के साथ में और 5 का संबंध है 30 के साथ में, उसी प्रकार से 9 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 72 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 से यहाँ पर 30 कैसे बना है। फिर यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 72 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 8 से 72 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 8 का किया गया है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64 और इस 64 के अंदर मेरे भाई इसी 8 को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 64 के अंदर 8 को ऐड कर देंगे तो 64 और 8 मिलकर बन जाएगा 72। और ध्यान से देखिए 72 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 5 से यहाँ पर 30 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25 और इस 25 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी 5 को
ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 के अंदर यदि हम 5 को ऐड कर देंगे तो 25 और 5 मिलकर बन जाएगा 30। और ध्यान से देखिए 30 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर है और 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 9 का हम करेंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और इस 81 के अंदर हम ऐड कर देंगे इसी 9 को। तो यहाँ पर देखिए 81 और 9 मिलकर बन जाएगा 90, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। और ध्यान से देखिए 90 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जिस भी अभ्यर्थी को पहली बार के अंदर सिलेक्शन लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि ए का आश्चर्य गुणा से है, बी का आश्चर्य भाग से है, सी का आश्चर्य जोड़ यानी कि प्लस से है और डी का आश्चर्य माइनस यानी कि घटाव से है तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि प्रश्न में आपको क्या बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि ए का आश्चर्य गुणा से, यानी कि हमें इस समीकरण के अंदर ए के स्थान पर क्या करना है, गुणा करना है। फिर देखिए आगे बोला गया है कि बी का आश्चर्य भाग से, तो हम बी के स्थान पर क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि सी का आश्चर्य जोड़ से, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। और डी का आश्चर्य क्या है, माइनस यानी कि घटाव से है, तो डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहां पर देखिए बनेगा क्या, नया समीकरण बनाएंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले 16, फिर है ए का अर्थ है गुणा तो कर देंगे गुणा, फिर है 6, उसके बाद में सी का अर्थ है प्लस तो कर देंगे प्लस, उसके बाद में क्या है 24 के बाद में बी का अर्थ है भाग, ठीक है। उसके बाद में 6 यहां पर लिखेंगे 6, फिर है डी का अर्थ है माइनस और यहां पर लास्ट में क्या है 25, तो यहां पर लिख देंगे 25। ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण के अंदर भाग को सोल्व करेंगे, यानी कि हम 6 का भाग देंगे 24 में। तो यहां पर ध्यान से देखिए ये चला जाएगा 6 चौका 24 है। मेरे भाई फर्स्ट में क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है 16 गुना में 6, फिर क्या बच रहा है प्लस, ठीक है। और यहां पर क्या बच रहा है माइनस का 25, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस 25 है। अब भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे मेरे भाई, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए भाग करने के बाद में गुणा करेंगे, यानी कि 16 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर बन जाएगा 16 छीके
96। ठीक है, फिर क्या है प्लस का 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 4 है, और लास्ट में क्या है -25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -25 है। यानी कि अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 96 और 4 मिलकर बन जाएगा कितना 100, और 100 में से यदि हम क्या कर देंगे -25 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, 100 में से 25 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 75 है। यानी कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 75 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 75 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आप एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न को सोल्व करो तो करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 14, 14 के बाद में 17, 17 के बाद में 22, 22 के बाद में 29, 29 के बाद में 40 और 40 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 14 से यहाँ पर 17 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 14 और 3 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 22, तो 17 से 22 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 17 और 5 मिलकर बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से कितना बन रहा है 29, तो 22 से 29 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 22 और 7 मिलकर बन जाएगा 29। फिर देखिए 29 से कितना बन रहा है 40, तो 29 से 40 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 29 के अंदर क्या कर दें +11 कर दें तो 29 और 11 मिलकर बन जाएगा 40। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 40 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ है +3, उसके बाद में क्या हुआ है +5, उसके बाद में क्या हुआ है +7, उसके बाद में क्या हुआ है +11। यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं मेरे भाई ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि 3, 5, 7, 11 सभी की सभी क्या है अभाज्य संख्या हैं। तो मेरे भाई 11 के बाद में भी क्या होगा कोई सी क्या आएगी अभाज्य संख्या आएगी। तो मेरे भाई 11 के जस्ट आगे कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो मेरे भाई 11 के बाद में संख्या 13 क्या है अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद में अभाज्य संख्या आएगी 13। और ध्यान से देखिए यदि हम इस 40 के अंदर क्या कर दें +13 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए 40 के अंदर 13 को ऐड कर देंगे तो मेरे भाई 40 और 13 मिलकर बन जाएगा 53। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 53। और ध्यान से देखिए 53 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश राज्य को, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य को, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य को और ऑप्शन डी है उड़ीसा राज्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है गोवा राज्य में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ राज्य में और ऑप्शन डी है तेलंगाना राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा राज्य में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किस प्रकार बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए हथौड़े से पीट करें, ऑप्शन बी है गर्म करके, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय बनाया जा सकता है। कैसे मेरे भाई? देखिए हथौड़े से पीटकर भी उसको विचुंबकीय बनाया जा सकता है और उस पदार्थ को गर्म करके भी विचुंबकीय बनाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से एजोला का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए पाल वंश के शासक ने, ऑप्शन बी है सातवाहन वंश के शासक ने, ऑप्शन सी है खिलजी वंश के शासक ने और ऑप्शन डी है गंग वंश के शासक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था गंग वंश के शासक ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट, ऑप्शन सी है 1.5 सेकेंड और ऑप्शन डी है 0.8 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बरसात के दिनों में जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए अपरकिरणन के कारण है, ऑप्शन बी परिक्षेपण के कारण है, ऑप्शन सी है अपवर्तन के कारण है और ऑप्शन डी है ध्रुवन के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बरसात के दिनों में जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह परिक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल से, ऑप्शन बी गोल्फ खेल से, ऑप्शन सी पोलो खेल से और ऑप्शन डी है बोट रेस से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस खेल से संबंधित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1901 में, ऑप्शन बी वर्ष 1905 में, ऑप्शन सी वर्ष 1909 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1912 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना की गई थी 1905 में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2016 में, ऑप्शन बी 28 मार्च 2018 में, ऑप्शन सी है 28 अगस्त 2014 में और ऑप्शन डी है 22 जनवरी 2015 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? ऑप्शन ए है लोहा धातु, ऑप्शन बी है निकेल धातु, ऑप्शन सी है कोबाल्ट धातु और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम धातु। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से एल्यूमिनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। और मेरे भाई याद रखना, जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए लगभग 25,000 प्लस ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और जो भी अभ्यर्थी इस मास्टर पीडीएफ सेट को एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेगा वो पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएगा। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है ये मास्टर पीडीएफ सेट वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए काराकोरम दर्रा, ऑप्शन बी है बुर्जील दर्रा, ऑप्शन सी है भोरघाट दर्रा और ऑप्शन डी है पालघाट दर्रा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पुणे और मुंबई को आपस में जोड़ने वाला दर्रा है भोरघाट दर्रा। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।